हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको क्लास 10th साइंस के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं और इनका आपको सॉल्यूशन भी दूंगा। दोस्तों, ये जो 10 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये परीक्षा में 100% पूछे ही जाएंगे, चाहे आप अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 देने वाले हों या फिर वार्षिक परीक्षा 2023 देने वाले हों। सो एक एक प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है, हर प्रश्न का मैं आपको आंसर भी बताऊंगा, तो एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। देखिए, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्सर्जन को, ये इसको डेल्टा बोलते हैं, इस संकेत द्वारा ऊपर की ओर लिखकर दर्शाया जाता है। यहाँ पर देखिए, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद तो निर्माण हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो बन रहा है, साथ ही साथ ऊष्मा का उत्सर्जन भी हो रहा हो, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप, कार्बन की क्रिया हुई ऑक्सीजन से, तो कार्बन और ऑक्सीजन की जब क्रिया हुई तो CO2 बना, उत्पाद तो बना, लेकिन साथ में क्या निकल गई, ऊष्मा निकल गई। तो इसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्षार क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार पेपर में पूछा गया है, तो ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन करा देता हूँ। ऐसे पदार्थ जो जल में विलय होकर हाइड्रोक्सिल आयन या फिर OH- आयन देते हैं या उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसे पदार्थ जो जल में विलय होकर हाइड्रोक्सिल आयन या OH- आयन उत्पन्न करते हैं, क्षार कहलाते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। थर्ड वाला देखिए, एक्वारेजिया किसे कहते हैं, इसका क्या उपयोग है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर स्टार लगा लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा ही जाएगा 100%, तो इस प्रश्न पे आप स्टार लगा लीजिए। देखिए, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के अनुपात के ताजा मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं। किसे कहते हैं, एक तो दोस्तों आपका सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के अनुपात को, 3:1 के अनुपात के ताजा मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक, इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग सोना, प्लेटिनम या पैरेडियम को भंग करने के लिए किया जाता है या गलाने के लिए किया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न समाप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 4, ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है पेपर में, तो इस पे भी आप स्टार लगा लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, सावन तथा अपमार्जक में कोई दो अंतर लिखिए। सावन और अपमार्जक में दो अंतर कई बार दोस्तों पेपर में पूछा गया है, इस बार भी पूछा ही जाएगा, तो ध्यान से इसको समझ लीजिए। साबुन क्या होते हैं दोस्तों, साबुन जो होते हैं दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण होते हैं। ये दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बनते हैं साबुन, जबकि अपमार्जक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण होते हैं। क्या होता है, दुर्बल अम्ल, साबुन जो होते हैं दोस्तों वो दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार से बनते हैं, जबकि अपमार्जक जो होते हैं वो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण होते हैं। अब दूसरा देखिए, साबुन का जलीय विलयन प्राय क्षारीय होता है। अब क्यों होगा क्षारीय, क्योंकि इसमें जो क्षार हैं वो कैसे हैं, प्रबल हैं, तो क्षार का प्रभाव ज्यादा रहेगा, इसलिए इनका जो विलयन होगा वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। जबकि अपमार्जक का जलीय विलयन उदासीन होता है। उदासीन क्यों होगा, क्योंकि इसमें अम्ल भी प्रबल होते हैं और क्षार भी कैसे होते हैं, प्रबल होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, और दोस्तों मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए, श्वसन की परिभाषा लिखिए। देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर से ग्रहण करते हैं, जैसे ही ऑक्सीजन अंदर जाती है तो उसका उपयोग काय में होता है, खाद्य स्रोत, जो भी हम खाना वगैरह खाते हैं उसके विघटन में उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया किस प्रकार होती है, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है मेरुरज्जु द्वारा संपन्न होती है। सबसे मोस्ट पॉइंट यही है कि कहाँ पर संपन्न होती है, मेरुरज्जु में संपन्न होती है। ठीक, प्रतिवर्ती चाप जो भी कारण होते हैं वो सब कहाँ पर बनते हैं, मेरुरज्जु में बनते हैं। यद्यपि आगत सूचनाएं होती हैं मस्तिष्क तक दी जाती हैं। सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया जैसे कि पुतली के आकार में परिवर्तन तथा कोई सोची गई क्रिया, जैसे कुर्सी को खिसकाना के मध्य एक पेशी गति का सेट है जिस पर हमारे सोचने का नियंत्रण नहीं होता। एक ऐसी भी प्रक्रिया होती है दोस्तों जिस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिस पर हम सोच नहीं सकते, वो ऑटोमेटिकली हो जाती है, वही क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। इन अनैच्छिक क्रियाओं में से कई मध्य मस्तिष्क में तथा पश्चिम मस्तिष्क से नियंत्रित होती हैं। देखो, जो भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जैसे लार टपकना, छींक आना, तो कुछ तो होती हैं दोस्तों कहाँ पर, मध्य मस्तिष्क में। याद रखना, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का,
जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो यहीं से पूछे जाएंगे कि कुछ बनती हैं मध्य मस्तिष्क में और कुछ बनती हैं पश्चिम मस्तिष्क में। याद रखना दोस्तों, पश्चिम मस्तिष्क में से नियंत्रित होती हैं। ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे कि देखो रक्त दाब हुआ, लार आना, या फिर बमन, बमन माने होता है दोस्तों उल्टी होना, ये सब पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा संचालित होती हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, जैसे लार आना और रक्तदाब, बमन, उल्टियां होना, ये सब किसके द्वारा संचालित होती हैं? तो याद रखना पश्चिम मस्तिष्क में होती है एक मेडुला, मेडुला के द्वारा ये संचालित होती हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। जब जनन के लिए 2 युग्म की आवश्यकता होती है तो ऐसे जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। माने कि जब जनन के लिए पुरुष और महिला या फिर मादा और नर दोनों की आवश्यकता होती है तब ऐसे जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक, लैंगिक जनन में नर एवं मादा की आवश्यकता होती है तथा इसमें निषेचन की क्रिया, ये निषेचन लिखा हुआ है दोस्तों, निषेचन की क्रिया आवश्यक होती है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न 7 देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण के 2 उपयोग कई बार पूछा गया है दोस्तों, इस बार भी पूछा ही जाना है तो ध्यान से देख लीजिएगा। इसका आंसर देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? एक तो गाड़ी के हेडलाइट और सर्चलाइट में होता है। दूसरा, आंख, कान और नाक के जो डॉक्टर होते हैं दोस्तों वो भी अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे 7 क्वेश्चन फिनिश होते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। तो इस प्रकाश से प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं। ध्यान रखिए, रंगों के समूह को क्या कहेंगे? वर्णक्रम। तथा श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ठीक, आपने देखा होगा प्रिज्म से जब प्रकाश गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो रंगों के क्रम को तो हम कहते हैं वर्णक्रम, और रंगों में विभक्त होने की क्रिया ही क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ओम का नियम लिखिए, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ओम का नियम क्या होता है? एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, इसे ओम का नियम कहते हैं। देखिए कोई भी विद्युत परिपथ होता है दोस्तों, उसमें एक तार के 2 सिरों के बीच जो विभवांतर होता है वो उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, यानी कि विभवांतर समानुपाती होता है आई के। ठीक, विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। इस आई को हम यहाँ ले आएंगे तो समानुपाती की जगह क्या आ जाएगा? नियतांक आ जाएगा। इसलिए V बराबर आई आर, नियतांक हमने क्या मान लिया? आर मान लिया। ठीक, तो V बराबर आई आर, ये क्या होता है दोस्तों? ओम का नियम होता है। ठीक, सो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। देखिए किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में आप कोई तार रख दीजिए या फिर कोई चालक रख दीजिए, तो उस जैसे ये पेन ही है, या अपन इस पेन का ढक्कन रख देते हैं। ठीक, तो ये मान लीजिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है और हमने ये ढक्कन रख दिया। ये एक चालक का उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। मान लीजिए ये एक चालक है, तो इसके सिरों पर क्या होगा दोस्तों? विद्युत वाहक बल, माने जिससे विद्युत बहती है, धारा उत्पन्न होती है, वो बल इसमें उत्पन्न हो जाता है। तो इस बल के उत्पन्न होने को ही अपन क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक, माने इस चालक में भी विद्युत उत्पन्न हो जाती है और विद्युत उत्पन्न होने के गुण को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कक्षा 10 विज्ञान के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए हैं। सभी प्रश्नों को दोस्तों आपको 2 से 3 बार रिवाइज करना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगली वीडियो में आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। एक बात और है दोस्तों, अगर आपको इन प्रश्नों का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको बहुत सारे नोट्स, पेपर, ओल्ड पेपर, सैंपल पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिए। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।